अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। आज हम इस वीडियो में एनटीएस गेट जनरल टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बार बार पेपर में भी रिपीट होते रहते हैं और इन क्वेश्चंस को समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये वीडियो गेट जनरल टेस्ट ए बी सी तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं गेट जनरल टेस्ट की, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायामीटर इज 56। हमने एक ऐसे सर्कल के सर्कमफेरेंस को फाइंड करना है जिसका डायामीटर 56 है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, अगर मैं एक ये सर्कल ड्रा करता हूँ ऐसे करके, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका यहाँ पे ये सेंटर है और इसका ये वाला जो होता है ना, ये रेडियस होता है। और अगर इस रेडियस को डबल कर दिया जाए यानी कि ऐसे, तो ये हमारे पास डायामीटर होता है और ये डायामीटर इसने बताया है कि ये हमारे पास 56 है। अच्छा, यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्या चीज़ होती है? बेसिकली ये जो सर्कल की हमने लाइन ड्रा की है, बाउंड्री ड्रा की है साइडों पे, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अच्छा, जो किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है पाई आर, 2 पाई आर। ओके, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि रेडियस का डबल होता है डायामीटर की, यानी कि अगर आर हो और आर रेडियस हो, उसमें अगर आप रेडियस को ऐड कर दें तो आपके पास डायामीटर बन जाता है। और ये आर प्लस आर करेंगे तो आपके पास 2r हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा? डायामीटर के। इट्स मीन्स दैट कि अगर यहाँ से मैं पाई को अलग कर लूँ और 2r को इकट्ठा लिख दूँ, तो इस 2r की जगह पे मैं डायामीटर लिख सकता हूँ कि यानी कि ये 2r किसके इक्वल होगा? डायामीटर के इक्वल होगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ, यानी कि कैसे? ऐसे मैं करता हूँ, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में डायामीटर है तो डायामीटर मेरे पास 56 है। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 7, 7 8 56। अब 22 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, 22 मल्टीप्लाई जब 8 से होगा तो आंसर आएगा हमारे पास 176। ये जो 176 है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 176 और साथ में इसके यूनिट्स आएंगे, यानी कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जिसमें भी है ये, तो ये साथ यहाँ पे हम इसके यूनिट्स लिखेंगे। तो ये हमने सर्कमफेरेंस यहाँ से निकाल लिया है। अच्छा, आप लोगों को ना कुछ टीचर्स ऐसे भी ये क्वेश्चन समझा सकते हैं, या एक इसको क्वेश्चन को, इसके सॉल्यूशन को सोचने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता था कि आप यहाँ से डायामीटर जो आपको दिया हुआ था 56, यानी कि ये आपके पास डायामीटर था, तो अगर डायामीटर को हाफ किया जाए तो वो रेडियस के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इस 56 को डिवाइड कर दूँ 2 पे, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो रेडियस आएगा। ओके, आई एम सॉरी, ये मेरे पास आ जाएगा जी रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू लेके यहाँ पे r की जगह पे पुट करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा के भी इसका आंसर निकाल सकता था। सही है ना? तो बजाय इसके कि हम इसकी में पहले r की वैल्यू निकालते और फिर उसके बाद हम इस वैल्यू में, इसमें फार्मूला में हम उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालते, उससे बेहतर था कि हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि जो 2r होता है ये बेसिकली डायमीटर के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं। सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का मैंने बताया हुआ है। अगला जो 5-7 मिनट का ये पोर्शन है, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, यानी कि कह रहा है कि आप ना फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स का सम फाइंड करें। अब देखिए, हमारे पास प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे होते हैं 2 से, फिर उसके बाद हमारे पास 3 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता, 5 6 7 होता है। ये हमारे पास फर्स्ट 4 जो है ना प्राइम नंबर्स हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हमें कहा गया कि इन 4 प्राइम नंबर्स का आप सम मालूम करें ऐड करके। अच्छा, अगर मैं इसको एडिशन इनकी करूं तो ये मेरे पास क्या आंसर आएगा? ये 7 + 3 विल बी 10, 10 एंड 5 17 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 17 इसका आंसर आ चुका है। ये बेसिकली हमने क्या किया है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स को ऐड किया है। अगर हमारे पास हमें ये कहा जाता कि आप फर्स्ट
100 प्राइम नंबर्स को ऐड करें, यहाँ पे 4 की जगह पे 100 होता, तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाते, या क्या हमारे पास इसका कोई शॉर्टकट मेथड हो सकता था? यानी कि ऐसे तो नहीं था कि हम इसको 2 + 3 + 5 + 7 देन +11 और इस तरीके से आगे लिखते लिखते जब हमारे पास पूरे 100 नंबर्स यहाँ पर हो जाते और फिर हम उनको ऐड करते, यानी कि 2 + 3 करते, फिर 5 ऐड करते, फिर उसमें 7 ऐड करते और हमारे पास एक आंसर आता जो कि हम उसको आंसर बता देते कि अगर मैं फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स को ऐड करूँ तो ये आंसर आएगा। अच्छा, ये तो वैसे अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाता तो बहुत लेंथी ना हो जाता? क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड या कोई फार्मूला हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का? सो आंसर इज नो। इसको शॉर्टकट मेथड इसको ऐड करने का बिल्कुल नहीं है, प्राइम नंबर्स को ऐड करने का कोई मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है। बहरहाल आप इसको ज़्यादा डीपली ना समझें, बस ये समझ लें कि अगर प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन आ जाए ऐड करने के लिए कि सम करके दें कुछ प्राइम नंबर्स का, तो बाकायदा हमें लिख कर ही ऐड करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई मेथड नहीं है। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए तो हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने का शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, उनके फार्मूलाज हैं, तो उसको हम इस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, एक तो आसानी ये है कि अगर आपके पास ये छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि, तो इसको हम क्यों ना ऐसे ऐड कर लेते हैं लिख कर ही, 2 + 4 + 6 एंड +8, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट 4 इवन नंबर्स हैं, तो इनको हम ऐड करके एक आंसर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 20। लेकिन क्या होता अगर यहाँ पे मेरे पास मुझे ये क्वेश्चन में कहा जाता कि आप फर्स्ट 4 इवन नंबर्स नहीं बल्कि फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम निकालें, तो मैं क्या करता? इसी तरीके से क्या मुझे दोबारा से ये सारे नंबर पहले 50 इवन नंबर लिखने पड़ते, फिर उनको मैं ऐड करके आंसर निकालता? सो आंसर इज नो। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 50 के 50 इवन नंबर यहाँ पे बारी बारी से लिखो और फिर उनको ऐड करने बैठ जाओ और उसके बाद आप आंसर निकालो, नहीं, आपके पास इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है। ठीक है, सो मैं वो यहाँ पे राइट कर देता हूँ। इसका जो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है ना, वो है n × n+1। ये हमारे पास एक शॉर्टकट इसका फार्मूला है इवन नंबर्स को ऐड करने का। और ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसा करें कि इसको ना नोट कर लें। अगर नोट नहीं करना ना तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं मज़ीद जब इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा देखें, यहाँ पे ना हमारे पास अगर हम इसका ना फर्स्ट 4 नंबर्स का ही सम ऐड करते हैं इस फार्मूला की मदद से, सो n = हमारे पास फिर क्या है जी, 4 है। यानी कि जितने नंबर्स का भी आपने सम फाइंड करना है, अगर फर्स्ट 50 नंबर का करना है तो n = 50 होगा। अगर आपने फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है तो आपके पास n = 100 होगा। लेकिन यहाँ पे हम पहले 4 के लिए कर लेते हैं क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में और कन्फर्म करने में कि वाकई हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास अगर n की जगह पे 4 होता तो 4 × 4 + 1 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लिखा और इसका आंसर निकाल के देखते हैं भला क्या आएगा। 4 को कुछ नहीं कहते, 4 + 1 विल बी 5, सो 5 × 4 = 20। वाओ! अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है उसमें भी 20 आ रहा है और नीचे हमने जो फार्मूला लगा के कैलकुलेशन की है उसमें भी आंसर 20 आया है। इट्स मीन्स दैट कि अगर इवन नंबर का सम पूछा जाए तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स के मामले में ऐसा नहीं था। अच्छा, इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स के बारे में भी आप लोग एडिशन कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में मैं जस्ट आपको फार्मूला बता देता हूँ और आप लोगों को मैं उसका क्वेश्चन नहीं करवाने लगा हूँ, क्योंकि अब इससे आप लोग अच्छी खासा इसकी आप इससे फेमिलियर हो चुके हैं, तो आप लोगों को अब ये आ जाना चाहिए। सो n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये बेसिकली आपके पास फार्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करने का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे है ये बेसिकली जो सम ऑफ एडिशन का फार्मूला है ना, ये बेसिकली सम ऑफ नेचुरल नंबर को ही यूज़ करते हुए बनाया गया है। लेकिन मैं आपको इसके पिछला जो इसका बैकग्राउंड है कि ये फार्मूलाज कैसे बन रहे हैं, तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके काम की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पूछनी हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको वीडियो या फिर उसको मैं किसी ना किसी तरीके से बता सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जी,
वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये वाली एक स्टेटमेंट दी गई है, वो कहते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करें। अच्छा, या फिर इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ भी कहा जाए तो एक ही मेथड, यानी कि इनको आप बताएं कि इसका हमें एक इसका स्पेसिफिक आंसर निकालना है, स्पेसिफिक नंबरिंग में आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 4 इंटू 144 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करूँ तो वो बेसिकली होता है 12, यानी कि 12 का अगर जज़र फाइंड 144 का अगर जज़र फाइंड किया जाए ऐसे करके बाय फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं तो 12 ज़ार 144 देन 12 1 ज़ार 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर होता है। ये यहाँ पे 12 है, बल्कि मैं रेज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास जो 12 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स के 12 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा 144 के स्क्वायर रूट के इक्वल, यानी कि ऐसे करके, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 12 आंसर आएगा। बहरहाल ये एक सिंपल सी बात थी, आपको पता भी होगी, ये 12 आ जाएगा। फिर +3 को कुछ नहीं करूँगा, और जो 25 का स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे मैं 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 5 और 25 होता है, सो 5 आंसर। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर मैं 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 12 4 ज़र 48 प्लस 5 3 ज़र 15, सो 48 प्लस 15 करूँगा, आंसर विल बी 63। वाओ, दैट्स मीन्स इट्स आवर आंसर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे हमारे पास कहा गया कि इसको सिंप्लीफाई करें। इसका आपके पास बहुत ही आसान सा मेथड है। यहाँ पे देखें ना, अगर मैं इस वैल्यू को a समझूं और इस वैल्यू को b समझूं तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है ये बेसिकली इक्वल होता है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, यानी कि आपने एक बार a वाली वैल्यू को प्लस में लिख देना है, b को, और दूसरी बार माइनस में। सो इसके ऊपर मैं यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 1117 a प्लस बी, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी a माइनस बी, यानी कि a की जगह पे हमारे पास 1117 माइनस 118। अच्छा, ये मैंने लिख दिया a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, ये किस पे वाला डिवाइड हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है 117 माइनस 118। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये वाली जो नीचे वाली ये स्टेटमेंट है और ये वैल्यू है ये बिल्कुल सेम है, सो कैंसिल हो सकती हैं। तो इसका हमारे पास अभी आंसर आएगा 117 प्लस 118। अगर मैं इसको ऐड करूँ, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम इसको 117 और इसमें हम ऐड करेंगे वाला क्या चीज़ 118, तो ये आंसर है 235। सो इट्स आवर आंसर 235। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8। हमने इन चारों नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। ये एवरेज अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता भी है तो भी इसको समझ लें, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बेस के ऊपर मैं सॉल्व करूंगा, सो ये लाजमी समझें। फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 एंड 8। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास कुछ नंबर्स हों तो उनकी एवरेज जो होती है उसका फार्मूला ये होता है कि आपने उन नंबर्स को ऐड कर लेना है, 2 + 4 + 6 + 8, और इसको डिवाइड कर देना है जितने भी वो नंबर हैं। तो ये कितने नंबर हैं? 4 नंबर्स हैं। यहाँ पे 4 पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, देखिए, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 20, सो 20/4। तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 20, सो एवरेज हमारे पास आ गई 5। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज होती है कि जिन नंबर्स की आपने एवरेज निकालनी होती है उनको ऐड करके उनको फिर काउंट करते हैं, वो जितने भी नंबर होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। सो सिंपल। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट हमारे पास ये एक जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एवरेज के रिलेटेड है, वैसे मतलब कि इसमें एवरेज का यूज़ किया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए आपके पास एवरेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाया। और वैसे भी एवरेज फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं जी। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया 18 ऑफिसर्स एंड 32 क्लर्क्स, यानी कि एक ऑफिस है जिसके अंदर 18 ऑफिसर्स और 32 क्लर्क्स जो है ना वो मिल के काम करते हैं, और उनकी जो एवरेज सैलरी है ना वो 800 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लर्क्स हैं उनकी एवरेज उनकी जो सैलरी होगी वो थोड़ी सी कम होगी, और ऑफिसर्स की सैलरी क्या होती है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर ये 800 रुपीज़ जो उन्होंने लगा के हमें दिया ना, ये एवरेज सैलरी है,
यानी कि ये ना तो ये एग्जैक्टली क्लर्क एक की सैलरी है ना ही ऑफिसर की है। लेकिन अगर क्लर्क की और ऑफिसर्स की सैलरी को टोटल मिला लिया जाए, टोटल सैलरी ऐड कर ली जाए और उस टोटल सैलरी को इनके ऊपर डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बनते हैं 50 बनते हैं बंदे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो अगर टोटल सैलरी जो है ना वो फ़र्ज़ कर लें अगर 50,000 है और उसको हम इसके ऊपर डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास एवरेज आएगी ना, जो आंसर आएगा वो 800 आ रहा है। इस तरीके से वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा बहरहाल अभी ये स्टेटमेंट है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी आसानी से समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको गौर से बस देखें, समझने की कोशिश करें। इफ़ ऑफिसर्स एवरेज सैलरी इज़ 1200, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनमें से उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 1200 है, यानी कि एक ऑफिसर की जो सैलरी है ना वो 1200 रुपये है। उसने हमें ये बता दिया है। ये तो फिर बड़ा सिंपल नहीं हो गया, यानी कि एक ऑफिसर की सैलरी अगर 1200 है तो इसका मतलब है कि 18 ऑफिसर्स हैं टोटल। तो ऑफिसर्स की सिर्फ सैलरी कितनी होनी चाहिए, 1200 ज़रब 18, यानी कि ये वाली वो सैलरी है जो हमारे पास अफसरों को दी जाती है उस ऑफिस के अंदर, ठीक है ना। बहरहाल हमने क्या फाइंड करना है जी, देन फाइंड द सैलरी ऑफ क्लर्क। हमने क्लर्क की सैलरी फाइंड करनी है। उसने हमें ऑफिसर की सैलरी तो बता दी है 1200, और अगर हमने टोटल ऑफिसर्स की सैलरी निकालनी होती तो भी हमें ये पता चल चुकी है। लेकिन हमें कहा गया है कि आप क्लर्क की सैलरी निकालें कि एक क्लर्क उसमें से कितनी सैलरी लेके जाता है। एक ऑफिसर की सैलरी 1200 है, हमने क्लर्क की सैलरी निकालनी है कि उसकी कितनी होगी। सो ये बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखें ना, उस ऑफिस के अंदर अगर इतने बंदे काम कर रहे हैं 18 और प्लस 32, यानी कि 50 बंदा अगर काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस 50 बंदे को ऊपर से जो टोटल सैलरी आती है ना वो कितनी आती होगी, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर वो हमने कैलकुलेट करनी है, यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी बताता हूँ वो क्यों कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन को आराम से समझें। यहाँ पे देखें जी, टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स, यानी कि ऑफिसर्स की और क्लर्क्स की जो टोटल सैलरी आती है ना वो कितनी आती है। अब देखिए हमारे पास 18 ऑफिसर्स हैं और 32 क्लर्क्स हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास 50 बंदा टोटल बनता है जो उस ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, और हर एक की एवरेज सैलरी जो है ना वो 800 है। यानी कि यहाँ पे हम 800 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 50, सो 40, 8 5 ज़र 40 और साथ में हमारे पास 3 ज़ीरो, तो ये 40,000 रुपीज़ आएगा जो वो ऑफिस के अंदर टोटल सैलरी दी जाती है। अब देखें अगली बात, वो कहता है एवरेज सैलरी ऑफ ये यहाँ पे सॉरी, ऑफिसर्स एवरेज सैलरी इज़ 1200, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं ना, सिर्फ अफसर जो हैं उनकी सैलरी 1200 है एवरेज सैलरी, यानी कि एक की। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स, टोटल सैलरी जो ऑफिसर को दी जाती है अफसर लोगों को वो कितनी होगी। यानी कि एक ऑफिसर को दी जाती है अगर 1200 और टोटल ऑफिसर्स उसमें कितने हैं जी 18 हैं, तो अगर मैं इसको 1200 को 18 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आंसर भला क्या आएगा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1200 मल्टीप्लाई बाय 18, आंसर आएगा हमारे पास 21,600। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21,600, ये आ गया 21,600। ओके, अब इसके बाद अगला हमारा स्टेप ये है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये वाली वो सैलरी है जो हम ऑफिसर्स को देते हैं, और टोटल सैलरी ये वाली जो है ये दी जाती है उस ऑफिस के अंदर। अगर मैं यहाँ से टोटल सैलरी निकालना चाहूँ क्लर्क्स की तो कैसे निकलेगी, यानी कि टोटल सैलरी ऑफ क्लर्क्स, जो सैलरी होगी टोटल सैलरी क्लर्क्स की, उस ऑफिस के अंदर टोटल सैलरी डिवाइड की जाती है 40,000, जिसमें से 21,600 तो लेके जाते हैं ऑफिसर्स,
और बाकी जो बचती है वो क्लर्क की है, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ से। इसी को मैं माइनस करवा देता हूँ जी 40,000 में से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 18,400, यानी कि 18,400 रुपीज़। ये वाली वो सैलरी है जो क्लर्क्स को दी जाती है। 32 क्लर्क्स हैं टोटल, 32 क्लर्क्स हैं, उनको ये वाली सैलरी दी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर एक क्लर्क की सैलरी निकालनी है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क। एवरेज सैलरी जो क्लर्क की होगी वो बोला क्या होगी, हमारे पास टोटल सैलरी जो है जो उसको हमने ऐड करके निकाली है वो है 18,400, 18,400 रुपीज़। और हमारे पास टोटल क्लर्क्स कितने हैं 32, यानी कि ये हमारे पास टोटल सैलरी है। अगर मैं इसको 32 पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक क्लर्क की सैलरी आ जाएगी जो कि हमने निकालनी है। सो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास 575 आंसर आएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वो हमारे पास सैलरी है जो एक क्लर्क को दी जाती है और यही हमने फाइंड करनी थी। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना और इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करें और इस तरह के और भी क्वेश्चंस को यूट्यूब से या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कहीं से भी, कोई अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से लाजमी इसको सॉल्व करें। और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो क्वेश्चन सेंड करके आप मुझसे एक वीडियो भी उसकी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। इस तरह के अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और लेकिन होते बहुत सिंपल हैं। कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। कोई हमारे पास दो नंबर हैं और उनका जो हमने सम लिया है वो 35 आया, यानी कि अगर मैं एक नंबर को x कह देता हूँ क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, और दूसरे नंबर का भी ऑब्वियसली नहीं पता तो उसको मैं y कह देता हूँ, और इन दोनों का मैंने सम लिया और सम मेरे पास क्या आना चाहिए 35। ओके, एंड द डिफरेंस इज 9, और दोनों को अगर मैं डिफरेंस लूँ यानी कि माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर वाला क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अच्छा, व्हाट आर द नंबर्स, हमने ये फाइंड करना है कि वहाँ पे वो नंबर्स हैं क्या क्या, वो कौन से ऐसे नंबर हैं कि जिनको हम ऐड करें तो 35 आता है और अगर सब्ट्रैक्ट करें उनका डिफरेंस लें तो 9 आता है। ये हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। अच्छा, ये अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूँ और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं जो कि आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, इनको अगर मैं ऐड करूँ ना तो ये मेरे पास प्लस का y माइनस का y कैंसिल, लेकिन x x में ऐड होके 2x विच इज़ इक्वल टू 35 में प्लस अगर 9 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 44। ओके, यहाँ पे देखें तो x इज इक्वल टू भला क्या आ जाएगा 44, और ये जो 2x था x के साथ 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर ये मैं दोनों कैंसिल करूँगा तो मेरे पास ऊपर बच जाएगा 22, और ये x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन मुझे साथ में y की भी चाहिए। अच्छा, y की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो भला क्या होगा, x की जगह पे 22 प्लस y को कुछ नहीं कहूँगा इक्वल भला किसके 35 के। वैसे इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट की जा सकती है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि y को अगर मैं अभी भी कुछ ना कहूँ तो ये 35 और 22 इधर आके माइनस का 22, सो y वाला किसके इक्वल आ जाएगा 35 माइनस अगर मैं 22 करूँगा तो आंसर आएगा 13। वाओ, इसका मतलब है कि 22 और 13 ये दो ऐसे नंबर हैं कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो आंसर 35 आएगा, और दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं माइनस करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। और यही दो नंबर हमने फाइंड करने थे जो कि हमने कर लिए और ये इसके आंसर रहे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दो पहलू हो सकते हैं और अक्सर बच्चे इसमें पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके जो वो इसको सॉल्व जब करते हैं तो जो आंसर दिए होते हैं एमसीक्यूज में वो होता ही नहीं है। एक्चुअली होता तो है लेकिन बच्चों को ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे इसका तो आंसर है ही नहीं। तो इसको दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, तो दोनों तरीके जो है ना बिल्कुल डिफरेंट आंसर आपको देंगे और दोनों वैसे राइट वे हैं। तो आपने वहाँ पे आंसर को देखते हुए सोचना है कि मैंने कौन सा मेथड लगाना है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो 3x + 12 है ना ये इक्वल है 7x के, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x + 12 जो है ना ये इक्वल है 7x के, यानी कि इस साइड की जो वैल्यू है ना ये हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, इस साइड की वैल्यू हमने उधर लिख ली है 7x है।
हमें कहा गया है कि आप ये 3x+5 की वैल्यू निकालें। जैसे कि ये इन्होंने निकाल के दिए, ऐसे समझें कि इन्होंने ये हमें एक वैल्यू निकाल के दी है 3x+12 की, और हमें कह रहे हैं कि आप 2x+5 की वैल्यू निकालें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वो जो है मेथड लगाऊंगा जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जिससे आप कंफ्यूज भी होते हैं और आप इसको एमसीक्यूज गलत करके आते हैं। उसको भला कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे यहाँ पे ना 2x+5 का आंसर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3x को 2x+x लिख दूँ तो इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पास 3x है इसको मैं लिख सकता हूँ 2x+x, यानी कि ये भी तो 3x है, लेकिन इससे मेरा एक काम आसान हो जाएगा, मुझे जो 2x चाहिए था वो मिल जाएगा। अब ये जो +12 है इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 5 एंड अगेन प्लस का 7। सो 7+5 किया जाए तो ये भी तो 12 के इक्वल होता है, और ये 7x को मैं कुछ नहीं कहता। अब अगर यहाँ से देखें, अगर मैं इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास 2x है और एक हमारे पास ये 5 है, अगर मैं इसको इकट्ठा लिखना चाहूँ तो भला क्या लिखूंगा कि 2x+5, और बाकी जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके चला जाता हूँ, यानी कि 7x, और वो वाला x इधर आके -x हो जाएगा और प्लस का 7 इधर आके -7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2x+5 जो है ना ये इक्वल आ जाएगा 7x में से एक x निकालें तो 6x - 7। वाह, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, और आपके एमसीक्यूज के अंदर ये वाला आंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने हमारे पास इस वैल्यू का जो आंसर निकाला है वो इन टर्म्स ऑफ x निकाला हुआ है। तो हमें भी वो जो क्वेश्चन में देगा वो भी यही चाहेगा हमसे कि आप भी हमें इसका एक ऐसा आंसर दें कि जिसके अंदर कोई x भी आ रहा हो। इन केस कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर बहुत सिंपल है, इसको ज़रा समझ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे ये हमारे पास जी 3x+12 इक्वल भला किसके था? 7x के। ओके, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2x+5 की। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि कैसे निकालेंगे? ये 3x को मैं उधर भेज देता हूँ तो ये 12 इक्वल आ जाएगा 7x - 3x के। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4x बच जाएगा, 7 - 3 करेंगे तो 4x, और ये हमारे पास 12 है। मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे हमारे पास x का आंसर क्या आएगा? x इक्वल आ जाएगा, इसको कैंसिल करें, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, यानी कि 3 के इक्वल। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ चुका है। अगर ये वाली वैल्यू मैं इसमें प्लग इन कर दूँ, यानी कि मुझे आंसर चाहिए 2x+5 का, तो क्या करूँगा? मैं यहाँ पे 2 की जगह पे कुछ नहीं कहता, 2 ही लिखता हूँ, और x की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ क्योंकि उसका आंसर मैंने निकाला हुआ है। +5 कर देता हूँ, 3 2 ज़र 6 +5 विल बी 11। सो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इस वैल्यू का आंसर आ चुका है वो हमारे पास 11 आ चुका है। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर इस तरह के नंबर्स ओनली दिए हुए हैं जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है तो आपने फिर ये वाला मेथड लगाना है, और अगर आपके पास एमसीक्यूज के अंदर इस तरह के आंसर दिए हों जिसमें x भी इन्वॉल्व हो तो फिर आपने ये वाला मेथड लगाना होता है। ये बहुत ही काम की बात है, इसको आप लाजमी नोट कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन जिसको अगर आप लोग सॉल्व करने लग जाएं और अगर आप इसके ऊपर कोई फार्मूला या ट्रिक ना लगाएं तो आप लोग इसके ऊपर काफ़ी टाइम कंज्यूम कर बैठेंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसको देखें, थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। समझते हुए थोड़ा सा टाइम लगता होता है, लेकिन जब समझ आ जाती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल होता है। अगर मैं इसको ए समझूं और इस क्वेश्चन को मैं बी समझूं तो मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि क्या होता है? a² + b² विच इज़ इक्वल टू a + b एंड a - b। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंपली कि 1 0 0, इसको हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 0 लगानी है, 2 3 4 और 5, और ये हमारे पास फिर 1 है। ये मैंने a लिखा है और इसमें मैं प्लस कर दूंगा b की वैल्यू को, और b की वैल्यू हमारे पास है 999। ये हमारे पास b की वैल्यू है। ये देखिए मैंने a की वैल्यू में प्लस कर दी b की वैल्यू, अब मैं इस तरीके से माइनस भी कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का आंसर निकालना चाहूँ तो भला क्या निकलेगा? अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ तो इससे मेरे पास एक आंसर आएगा।
अच्छा, इसको ना मैं कैलकुलेटर के बगैर ही आपको ऐड करके देता हूँ। ये हमारे पास 9 है, इसमें जब ये 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10, जिसमें से 0 इधर और 1 इधर। ठीक है, 9 + 1 विल बी अगेन 10, 0 इधर 1 इधर, 9 1 10, 0 इधर 1 इधर, 9 + 1 विल बी 10, 0 और 1 इधर, फिर 10, 0 इधर 1 इधर, फिर 10, 0 इधर 1 इधर, और ये 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आंसर आ चुका है इनको ऐड करने से। अच्छा, अगर मैं इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं था। बहरहाल, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को अब आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो 2 2 4 आ जाएगा, और बाकी जितने ज़ीरो हैं वो साथ में, तो हमारे पास 6 ज़ीरो हैं। ये हमने इसके साथ लगा दिए जी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इसका मेथड एक ये बहुत सिंपल मेथड था। इसका दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। अगर आप लोग सीखना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर ना भी सीखना चाहें तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं 5-10 सेकंड के लिए। ठीक है, अच्छा देखें, इसका जो दूसरा मेथड है ना, वो थोड़ा सा इससे ट्रिकी है, लेकिन वो भी आपके कभी कभी काम आ सकता है, क्योंकि इसमें इसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान था। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये थोड़ी सी मुश्किल स्टेटमेंट होती और उसको आप ऐड करते हुए आपको मुश्किल होती, या इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हुए भी आपके लिए मुश्किल हो सकती थी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आप लोगों के पास ना एक फार्मूला होता है कि 4ab जो होता है ना, ये इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर देन प्लस ओके माइनस इंटू a - b एंड होल स्क्वायर के। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें से अगर मैं 2 माइनस इसमें अगर मैं देखें, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 1 0 0 0 0, बाकी सारे अगर मैं इसमें ज़ीरो लगा दूं, यानी कि इस 1 की जगह पे भी अगर मैं ज़ीरो लगा दूं, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और इसमें अगर मैं अब ये वो जो 1 मैंने माइनस किया हुआ है इसमें से, मतलब ये ऐसे लिख दूँ और इसका ऊपर स्क्वायर, यानी कि ये देखिए, अगर इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ ज़रा, 1, इसमें अगर हम +1 करें तो हमारे पास वही आंसर आता है जो इसका हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं। इसका मैंने पहली वाली वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने माइनस लगाया और यहाँ पे अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 0 0 0 0 0, और इसमें से माइनस अगर 1 कर दिया जाए तो हमारे पास ये दूसरी वाली वैल्यू बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया है, एक ऐसी मैंने नंबर चूज़ किया कि जिसमें मैं कुछ ऐड करूं तो मेरे पास ये पहले वाली वैल्यू बन जाए, और जब मैं उसको उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, यानी कि सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास ये दूसरी वैल्यू बन जाए। अब यहाँ से आगे ये क्वेश्चन भी सिंपल हो चुका है। इसका फार्मूला ये क्या बन चुका है, ये मैं इसको समझूंगा कि ये मेरे पास ए की वैल्यू है ये वाली, और इसको समझूंगा ये मेरे पास बी है। इसी तरीके से ये मेरे पास ए है और इसको समझूंगा कि ये मेरे पास बी है। यानी कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवाता तो मेरे पास वही क्वेश्चन वाली वैल्यू बन जाती। ठीक है, ये वाली। और अगर मैं इन दोनों को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराऊँ तो फिर भी मेरे पास वही क्वेश्चन वाली वैल्यू बन जाती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। भला कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यहाँ पे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास ये है जी। ओके, इसके बाद बी की जगह पे हमारे पास 1 है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करवा दें जी। 4 को इधर जब इस वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 1 ज़र 4 और बाकी 0 साथ में, और ये 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आएगा। तो ये इस बार हमारे पास आंसर आ चुका है, और इधर भी यही हमने आंसर निकाला है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के ये 2 मेथड थे, लेकिन दूसरा मेथड बोरिंग भी था, थोड़ा सा मुश्किल भी था। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो वेल एंड गुड एंड थैंक यू। अब जी देखिए, हमारे पास ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा था ये दूसरा मेथड समझाने के लिए, लेकिन अब चलें हो चुका है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ़ x एंड y आर 2 प्राइम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपके पास x और y 2 प्राइम नंबर्स हैं, ओके, मान लिया कि कोई से भी 2 प्राइम नंबर हैं, देन विच कैन नॉट बी द डिफरेंस ऑफ x एंड y।
तो इनमें से बताएं कि अगर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें यानी कि माइनस करें तो हमारे पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा कि जो उनके आंसर में कभी नहीं आएगा। यानी कि जैसे कि अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगी। क्वेश्चन की अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा पीछे से देखें, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमारे पास फ़र्ज़ कर लें एक नंबर है जी, प्राइम नंबर हमारे पास है 5, और अगर मैं 5 में से एक दूसरा प्राइम नंबर 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ओके, उन्होंने कहा था कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जो आंसर नहीं आएगा, लेकिन हमने देखे दो प्राइम नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, उनका डिफरेंस लिया और जो हमारे पास आंसर आया वो 3 आ चुका है। इसका मतलब है कि हमने ये वाला आंसर नहीं बताना, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं आ सकता, लेकिन 3 तो आ चुका है, तो इसको हम क्लिक नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब हम 9 के लिए कोई दो प्राइम नंबर ढूंढते हैं जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें और आंसर हमारे पास 9 आ जाए। तो अगर हम 11 में से, ये आपने खुद ही सोचना है, इसको थोड़ा सा समझना है, आपने कुछ ऐसे करके प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरीके से लिख लेने हैं काफ़ी थोड़े से नंबर, और उनको वो बैठ के थोड़ा सा सोचना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं कि जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं और आंसर मेरे पास 9 आ जाएगा। ओके, अच्छा, आम तौर पर अगर हमने 9 निकालना है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 11 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर भला क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने तो 3 भी निकाल लिया आंसर, 9 भी आंसर निकाल लिया। अब आगे चलते हैं ज़रा। देखिए, अगला हमारे पास है 15। अगर मैं एक प्राइम नंबर लूँ 17, ओके, प्राइम नंबर 17 में से मैं एक प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जो कि 2 है, तो मेरे पास आंसर 15 बन जाएगा। वाओ, इसका मतलब है कि 15 भी आंसर आ सकता है। अगर 2 प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास 15 भी आंसर आ सकता है। ओके, लेकिन अब ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला आखिरी एक ऑप्शन बच जाता है, जिसको अगर आप चेक ना भी करें तो कोई मसला नहीं, इसको क्लिक कर दें। वैसे यहाँ पे अगर एक ऑप्शन ये होता नन ऑफ दीज वाला, नन ऑफ दीज, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इसको भी चेक करते, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे पास इसका आंसर ना आता। लेकिन अभी हमारे पास चूंकि नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन ही नहीं रहा, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये आखिरी एक ऑप्शन बच गया, इसको चेक करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे भी तो आपको 23 के लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि जिसका आंसर आपके पास 23 आ जाए, कि दो अगर आप प्राइम नंबर सब्ट्रैक्ट करवाएं और आंसर 23 आ जाए, तो आपको पूरे प्राइम नंबर्स के अंदर कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं मिलेंगे जिसके आपको आंसर 23 आ जाए। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वैसे, ठीक है, इसको आप लोग वैसे भी नॉलेज के लिए भी आप याद कर सकते हैं कि कोई से भी अगर आप जितने मर्जी प्राइम नंबर में से आप जो मर्जी प्राइम नंबर ले लें और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर कभी भी 23 नहीं आएगा। अच्छा, वैसे मैंने चेक भी किया है, आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। सो हमारे पास अभी इसका जो राइट आंसर हुआ वो हमारे पास 23 है। मतलब आंसर ना मिलने का मेरा मतलब यह है कि दो प्राइम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके कभी भी आंसर 23 नहीं आने वाला। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं, हमारे पास 2 और 3 ये दो प्राइम नंबर ऐसे हैं कि जिनका अगर हम डिफरेंस लें यानी कि 3 माइनस 2 करें तो आंसर 1 आता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसे नहीं हैं कि जिनका डिफरेंस 1 आए, जिनका डिफरेंस क्या आए, 1 आए। 1 से ज़्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 इसके अलावा कोई भी ऐसे नंबर नहीं है कि जिनका डिफरेंस 1 आए। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं कि जिनका आंसर 1 आ सकता है, या ये पूछा जा सकता है क्या 3 और 2 के अलावा कोई ऐसे प्राइम नंबर्स हैं कि जिनको उनका हम डिफरेंस ले और आंसर 1 आए। तो ऐसे कोई नंबर नहीं है कि जिनका आप डिफरेंस लो और आंसर 1 आ जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को इसकी समझ आई है, आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।